बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रूल ऑफ इन्फेरेंसेस, और रूल ऑफ इन्फेरेंसेस जो है वो इस लेक्चर का पार्ट 2 है रूल ऑफ इन्फेरेंसेस का। तो आज हम मज़ीद कुछ रूल्स को डिस्कस करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, बिल्कुल आपने इस पॉइंट को मिस नहीं करना है। लेकिन इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझने के लिए कंपलसरी है कि आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जो रूल ऑफ इन्फेरेंसेस के मेन हेडिंग के अंदर आता है, जिसके अंदर डिफरेंट डेफिनेशंस आपको बताई हैं, उसको आप अच्छे तरीके से वॉच करें और फिर आप इस लेक्चर की तरफ मूव करें ताकि इस लेक्चर के कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे तरीके से समझ सकें। तो चलें अब अपने लेक्चर को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहला जो रूल है उसे हम कहते हैं मॉडस पोनेन। ठीक है जी, मॉडस पोनेन। फ़िलहाल हम इस डेफिनेशन को या इस नेम जो हमारे लिए थोड़ा सा वेयर्ड किस्म का नेम है, इसको फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए अगर हम भूल जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले हम समझते हैं कि हम इसमें रूल ऑफ इन्फेरेंसेस में बताना क्या चाह रहे हैं आपको। सपोज़ कीजिए कि एग्जाम्पल है आपके पास, इफ़ यू हैव अ करंट पासवर्ड देन यू कैन लॉग ऑन टू द नेटवर्क। ठीक है जी। और जो आपके पास P2 यानी सेकंड प्रेमिसेस है वो है यू हैव अ करंट पासवर्ड। तो आपका कंक्लूजन क्या बना? आपका कंक्लूजन बना यू कैन लॉग ऑन टू द नेटवर्क। बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जो दो प्रेमिसेस आपने पढ़े हैं, इन दोनों प्रेमिसेस से आपने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया है, और बहुत सिंपल है कि ये कंक्लूजन आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और मैं एग्ज़ाम्पल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और वो एग्ज़ाम्पल है, सपोज़ टुडे इज़ ट्यूसडे देन जॉन विल गो टू द वर्क। और फिर जो सेकंड प्रेमिसेस है आपके पास P2 विच इज़ टुडे इज़ ट्यूसडे। ठीक है जी। यहाँ पर मैंने इसको अलग अलग प्रोपोजिशन बना कर भी दिखा दिया है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोपोजिशन है टुडे इज़ ट्यूसडे, एंड क्वेश्चन एक प्रोपोजिशन Q है जॉन विल गो टू द वर्क। तो इसका कंक्लूजन क्या बनेगा? जब आप इन दोनों प्रोपोजिशन को, यानी इन दोनों हाइपोथेसिस को, या इन दोनों प्रेमिसेस को आप पढ़ते हैं, तो आपको पता लगता है कि इसका कंक्लूजन क्या बनेगा। टुडे इज़ ट्यूसडे देन जॉन विल गो टू द वर्क, जॉन विल गो टू द वर्क। ठीक है जी। एंड फिर वो कह रहे हैं कि टुडे इज़ ट्यूसडे देन जॉन विल, ये देयरफॉर जॉन विल गो टू द वर्क। ठीक है जी। तो मेरा अपना ख्याल है कि आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। अच्छा, अगर मैं इसी चीज़ को इसी एग्ज़ाम्पल को मिसाल के तौर पर अगर मैं जो है वो मैथमेटिक्स में चेंज करना चाहूँ, यानी मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो कैसे लिखूँगा? मिसाल के तौर पर अगर आप नोट करें तो यहाँ पर इफ़ और देन इन्वॉल्व है सेंटेंस के अंदर, तो ये बेसिकली इम्प्लिकेशन सेंटेंस है। और टुडे इज़ ट्यूसडे हमारे पास एक प्रोपोजिशन है, और उस प्रोपोजिशन को हमने P से रिप्रेजेंट किया है। जॉन विल गो टू द वर्क, ये जो हमारे पास प्रोपोजिशन Q है, तो इसका मतलब है कि इस प्रोपोजिशन को हम लिख सकते हैं P इम्प्लाइज Q। ठीक है जी। तो फर्स्ट प्रोपोजिशन ये बन गई। सेकंड आपके पास है टुडे इज़ ट्यूसडे। अब टुडे इज़ ट्यूसडे ये है आपके पास प्रोपोजिशन P, राइट। तो इससे आपने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? कंक्लूजन क्या निकल रहा है? जॉन विल गो टू द वर्क, और जॉन विल गो टू द वर्क, और जॉन विल गो टू द वर्क बेसिकली आपके पास क्या है? Q। तो कंक्लूजन आपके पास आ रहा है Q। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास एक ऐसी स्टेटमेंट है जहाँ पर P इम्प्लाइज Q, और P जो है, यानी जब भी P इम्प्लाइज Q वाली कोई स्टेटमेंट लिखी हुई हो, और जो सेकंड आपके पास जो प्रेमिसेस हैं वो वापस से P है, तो याद रखना है कि इसका कंक्लूजन जो है वो Q निकलेगा। नॉर्मली इस तरह की चीज़ें मशीन लर्निंग के लिए बड़ी हेल्पफुल होती हैं, जिसके अंदर आप कंप्यूटर को पहले से गाइड करते हैं कि अगर आपके पास P इम्प्लाइज Q वाली स्टेटमेंट आए, और फिर आपके पास एक स्टेटमेंट P वाली कोई आपके पास स्टेटमेंट आए, या आपके पास जो है वो प्रेमिसेस आए, तो बेसिकली कंक्लूजन Q जो होता है वो उसका जनरल रिजल्ट होता है। ठीक है जी। तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा जी, एक बात मैं और आपको यहाँ पर क्लियर करूँ। एक और एग्जांपल है, वो कहते हैं डिटरमिन वेदर द आर्गुमेंट गिवन हेयर इज़ वैलिड एंड डिटरमिन वेदर इट इज़ कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू बिकॉज ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द आर्गुमेंट। दो तीन बातें यहाँ पर पूछी गई हैं। पहले आपसे कहते हैं कि आप ये मालूम करें कि ये जो आपके पास आर्गुमेंट है ये वैलिड है या इनवैलिड है, या वैलिड है या वैलिड नहीं है, ये मालूम करना है। फिर आपसे कहते हैं कि वेदर इट्स कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू, क्या इसका कंक्लूजन हमेशा ट्रू होगा बिकॉज ऑफ वैलिडिटी ऑफ द आर्गुमेंट। तो क्या आर्गुमेंट की वैलिडिटी की वजह से इसका कंक्लूजन हमेशा ट्रू होगा? तो इस चीज़ को हम ज़रा अच्छे तरीके से सीखते हैं। जी जनाब, पहला जो हमारा प्रेमिसेस है, जो P1 है, वो आपके पास है इफ़ √2 ग्रेटर देन 3/2 देन √2 स्क्वायर ग्रेटर देन 3/2 स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि P क्या है, अगर आप इसको P सपोज कर लें इफ़ के बाद, और देन के बाद Q सपोज कर लें, तो ये आपके पास P हो जाएगा और ये आपके पास Q हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिनल प्रॉब्लम आपके पास, जो प्रेमिसेस P1 है, वो ये है आपके पास P1। ठीक है जी। इसी तरीके से ये जो आपके पास प्रेमिसेस है, ये है प्रेमिसेस P2, और ये है आपके पास कंक्लूजन फॉर एग्जांपल Q।
और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इनकी फॉर्मेशन कैसी है, तो अगर आप नोट करें तो इनकी फॉर्मेशन आपको नज़र भी आ रही है यहाँ पर कि ये लिखा हुआ है आपके पास P इम्प्लाइज Q वाली फॉर्म में, और यहाँ पर है आपका P, तो इसका जो कंक्लूजन आपके पास निकलेगा वो कंक्लूजन निकलेगा Q। ठीक है जी। तो जब भी आपके पास इस तरह की फॉर्मेट पे कोई भी आंसर आता है तो याद रखना है कि इसका आंसर ये हमेशा ये आर्गुमेंट जो है, ये कंक्लूजन जो है, यानी ये पूरा जो आर्गुमेंट है ये आर्गुमेंट वैलिड हो जाता है। ठीक है जी। आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली इसी रूल का जो नाम है वो रूल का नाम है मॉडस पोनेन, यानी जहाँ पर कहीं आप मॉडस पोनेन वाली फॉर्म बना लेते हैं। मॉडस पोनेन और कुछ नहीं है, ये बेसिकली अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली ये बता रहा होता है कि आपका जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन अफर्मेटिव है। तो जब भी कभी मॉडस पोनेन वाली कोई फॉर्म बन जाती है तो ये बात तय हो जाती है कि आपका आर्गुमेंट जो है वो एक वैलिड आर्गुमेंट है। अब क्वेश्चन में आपसे ये कहते हैं कि क्या यहाँ पर क्या ये वैलिड आर्गुमेंट है? जी बिल्कुल ठीक है जी, ये वैलिड आर्गुमेंट है। क्यों वैलिड आर्गुमेंट है? क्योंकि अगर आप नोट करें कि आपके पास ये दो प्रेमिसेस हैं, प्रेमिसेस P1, प्रेमिसेस P2, और ये जो प्रेमिसेस हैं, ये प्रेमिसेस जो हैं वो P इम्प्लाइज Q, और सेकंड प्रेमिसेस P के साथ P मौजूद है आपके पास, तो ये इसका Q जो है वो कंक्लूजन निकल आया। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये आर्गुमेंट जो है वो एक वैलिड आर्गुमेंट है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये आर्गुमेंट जो होगा आपके पास होगा वैलिड। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है, डिटरमाइन वेदर इट्स इस कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू बिकॉज ऑफ द वैलिडिटी आर्गुमेंट। तो ये कह रहे हैं कि इसका कंक्लूजन क्या हमेशा ट्रू होगा इसकी वैलिडिटी आर्गुमेंट के वैलिड होने की वजह से। याद रखना है इस बात को कि ये कंपलसरी नहीं है। ये आर्गुमेंट वैलिड ज़रूर है लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि उसका जो कंक्लूजन है वो ट्रू होगा। कैसे? अगर आप नोट करें, ये आर्गुमेंट की जो फॉर्मेशन है, फॉर्म जो है किस तरह है, ये तो इस फॉर्म में है। ये फॉर्म अगर आप बना लेते हैं तो इसका मतलब वैलिड है। इसके लिए कोई कंपलसरी नहीं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है या यहाँ क्या लिखा हुआ है या यहाँ क्या लिखा हुआ है या यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो अगर ये फॉर्म बन जाती है आपके पास तब भी हम कहते हैं कि आर्गुमेंट वैलिड है। लेकिन इट्सेल्फ यहाँ पर जो प्रोपोजिशन है, अगर आप उनको टेस्ट कीजिए, उनको चेक कीजिए, अगर वो चेक हो सकती हैं। जैसे एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, ये आपके पास लिखी हुई है क्या, ये आपके पास लिखी हुई है √2 ग्रेटर देन 3/2। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि √2 ग्रेटर देन 3/2 ये क्या है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ऑफ कोर्स आप कहेंगे, ये इधर लिख लेते हैं, ये आप कहेंगे फॉल्स है, यानी ये आपके पास हो गया फॉल्स। और ये देन ये क्या चीज़ है, ऑफ कोर्स कि ये भी आपके पास क्या है, फॉल्स है। लेकिन हमें पता है कि जब हम इसको इम्प्लाइज करते हैं तो फॉल्स और फॉल्स भी इम्प्लाइज होकर क्या रिजल्ट जनरेट करती हैं, ट्रू। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट प्रेमिसेस है ये टेक्निकली ट्रू हो गया आपके पास। अब ये सेकंड प्रेमिसेस है ये फॉल्स हो गया, और इसकी वजह से ये जो आंसर है ये भी आपके पास फॉल्स हो गया। आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं। तो देखें, जहाँ पर समझने वाली बात ये है कि इटसेल्फ ये आर्गुमेंट वैलिड ज़रूर है, लेकिन आर्गुमेंट वैलिड होने के साथ भी ऐसा पॉसिबल है कि वो कंक्लूजन रॉन्ग दें। तो इसी बात को अगर मैं चाहूँ तो एक नोट की फॉर्म में लिख भी सकता हूँ ताकि आपको ये पॉइंट याद रहे हमेशा के लिए। और वो ये नोट एक बात लिख भी लेते हैं, नोट a valid argument can lead to an incorrect conclusion if one of its premises is false। ठीक है जी। तो ये आर्गुमेंट वैलिड है। भाई अब वैलिड क्यों है? क्योंकि इस आर्गुमेंट को आप इस फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो जो भी आर्गुमेंट इस फॉर्म पे लिखा जाएगा उसे हम वैलिड ज़रूर कहेंगे। बट ये पॉसिबल है कि जब हम इसके प्रोपोजिशन या इसके प्रेमिसेस को चेक करते हैं तो ये प्रेमिसेस जो हैं वो आपके पास फॉल्स रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसा आर्गुमेंट, अ वैलिड आर्गुमेंट कैन लीड टू एन इनकरेक्ट कंक्लूजन इफ़ वन ऑफ इट्स प्रेमिसेस इज फॉल्स। अगर एक प्रेमिसेस फॉल्स हो। अब आप कहेंगे कि ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये ओरिजिनल डेफिनेशन से कंट्रोडिक्ट कर रही है जो मैंने आपको बताया था वैलिड आर्गुमेंट की, जिसमें ये बात की थी मैंने कि तमाम के तमाम जो प्रेमिसेस हैं वो ट्रू होने चाहिए। तो जी वो इस तरीके से ट्रू, वो ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग ट्रू होने चाहिए।
ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसका और इसका ट्रुथ टेबल बनाऊं तो याद रखना है कि इसका जो ट्रुथ टेबल बनेगा उस ट्रुथ टेबल में जो क्रिटिकल रॉज आएंगी उन रॉज के अकॉर्डिंग ये जो क्यू बनेगा आपके पास ये ट्रू रिजल्ट दे रहा होगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि हाँ जी ये आंसर ट्रू है। लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया कि आप इन वैल्यूज़ को भी चेक कीजिए। इन वैल्यूज़ को अगर आप चेक करते हैं और अगर फॉल्स रिजल्ट आता है तो ये कि पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये वैलिड हो गया। बट इस स्ट्रक्चर के इनसाइड अगर हम नोट करें कि यहाँ पर कुछ प्रेमिसेस ऐसे हैं जो बेसिकली फॉल्स रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ये आर्गूमेंट चूँकि इस स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई करता है इसलिए वैलिड हो जाए, लेकिन इसके प्रेमिसेस जो हैं वो फॉल्स हो जाएं, जिसकी वजह से आपका जो रिजल्ट है वो फॉल्स है। तो ये बात याद रखनी है कि हर वैलिड आर्गूमेंट के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि वो हमेशा ट्रू रिजल्ट देगा, ठीक है जी, यानी उसका कंक्लूजन हमेशा जो है वो ट्रू होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास आर्गूमेंट वैलिड ज़रूर हो लेकिन उसका कोई एक प्रेमिसेस भी फॉल्स हो जाए, तो जो इस रिज़ल्ट को लीड कर रहा होगा कि आप इनकरेक्ट कंक्लूजन की तरफ मूव कर रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर ये बात की गई होगी इनकरेक्ट कंक्लूजन इफ़ वन ऑफ द प्रेमिसेस इज फॉल्स। तो उम्मीद है कि आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। तो ज़रा अब ये समझते हैं कि ये मॉडस पोनेन रूल है क्या, ठीक है जी। तो इस रूल को क्या कहते हैं, एन आर्गूमेंट फॉर्म, एन आर्गूमेंट ये एक फॉर्म है बेसिकली आर्गूमेंट की ना, ये देखिए मैंने जो स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ ना, इसे हम कहते हैं आर्गूमेंट की बेसिकली एक फॉर्म है ये ना, इस तरह आपको एक फॉर्म बन जाए आर्गूमेंट की। तो आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। एन आर्गूमेंट फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ टू प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन इज कॉल्ड सिलोजिज्म। इसको हम कहते हैं सिलोजिज्म कहते हैं, ठीक है। इसको कुछ इसको सिलोगिज्म भी कहते हैं, इसको सिलोजिज्म भी कहते हैं, सिलोजिज्म भी कहते हैं। तो ये कहलाती है सिलोजिज्म। द फर्स्ट एंड द सेकंड प्रेमिसेस आर कॉल्ड मेजर प्रेमिसेस एंड द माइनर प्रेमिसेस। जो पहला और सेकंड, पहला वाला मेजर प्रेमिसेस कहलाता है, सेकंड माइनर प्रेमिसेस कहलाता है रिस्पेक्टिवली। द मोस्ट फेमस फॉर्म ऑफ द सिलोजिज्म इज कॉल्ड मॉडस पोनेन। जो सबसे फेमस फॉर्म है सिलोजिज्म की वो कहलाती है क्या, मॉडस पोनेन। इट हैज़ द फॉलोइंग फॉर्म। इसकी जो फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से होती है। कैसी होती है इसकी फॉर्म, होती है P इम्प्लाइज Q, यानी एक ऐसा सेंटेंस जो P इम्प्लाइज Q वाली फॉर्म में लिखा हो, और सेकंड जो उसकी जो प्रेमिसेस है वो P है, तो उसका कंक्लूजन हमेशा Q निकलता है। द टर्म मॉडस पोनेन इज़ अ लैटिन मीनिंग मेथड ऑफ अफर्मिंग। द कंक्लूजन इज़ ऑफर्मेशन। इसमें क्या होता है कि जो कंक्लूजन है वो बेसिकली ऑफर्मेटेड होता है, ऑफर्मेशन आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। अच्छा, इसी तरीके से इसकी ट्यूटोलॉजी अगर आपको लिखना चाहें तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि तमाम के तमाम प्रेमिसेस जो होते हैं वो एंड ऑपरेटर से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है जी। और चूंकि इसके अंदर एक कंक्लूजन भी इन्वॉल्व है तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम के तमाम प्रेमिसेस जो हैं वो एंड ऑपरेटर से कनेक्ट भी होंगे और ये इम्प्लाइज कर रहे होंगे क्यू को। तो ये बेसिकली इसका रिजल्ट ट्यूटोलॉजी बन जाएगा। तो याद रखना है आपने जी, क्या याद रखना है कि फॉर एग्जांपल रूल ऑफ इन्फेरेंसेस में जो पहला रूल है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक प्रेमिसेस है P और आपके पास जो सेकंड प्रेमिसेस है वो है P इम्प्लाइज Q और कंक्लूजन आपके पास Q निकलता है, तो इसकी ट्यूटोलॉजी कैसे ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तमाम के तमाम प्रेमिसेस जो हैं वो एंड ऑपरेटर से कनेक्ट होते हैं। देखिए जी, फर्स्ट प्रेमिसेस और सेकंड प्रेमिसेस एंड ऑपरेटर से कनेक्टेड भी है, और थर्ड इसका कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन होने का मतलब ये है कि ये इम्प्लाइज कर रहा होगा Q को, ठीक है जी। अब मैं अगर इसका ट्रुथ टेबल बनाऊंगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में या प्रीवियस अपने लेक्चर में बताया था आपको कि अगर आपके पास ये रूल ऑफ इन्फेरेंसेस गिवन है, ठीक है जी, रूल ऑफ इन्फेरेंसेस, अगर आप रूल ऑफ इन्फेरेंसेस आपके पास गिवन है और आप इसका ट्रुथ टेबल बनाना चाहें तो वो जो क्रिटिकल रॉ वाली बात मैंने आपको बताई थी कि क्रिटिकल रॉ एंड प्रेमिसेस की वैल्यू को चेक कीजिए, ट्रुथ वैल्यू को, और फिर आप कंक्लूजन चेक कीजिए। तो आप इससे भी प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल कि आपका जो कंक्लूजन, आपका जो आर्गूमेंट है वो वैलिड है, और इसकी ट्यूटोलॉजी भी बना सकते हैं। तो ट्यूटोलॉजी का मतलब ही होता है कि आपके पास जो है इसका आंसर ट्यूटोलॉजी बनेगा। आप इसको खुद चेक कर लीजिएगा, आप इसका एक ट्रुथ टेबल बना लें। जब आप इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो आखिर में जो तमाम लास्ट कॉलम में जो रिजल्ट है यानी इसका जो कंप्लीट कंक्लूजन है वो ट्यूटोलॉजी ही निकलेगा। तो यहाँ पर ये बात एक चीज़ समझ में भी आती है कि हमेशा इसका आंसर ट्यूटोलॉजी, यानी जिन प्रेमिसेस का जो रिजल्ट है वो ट्यूटोलॉजी निकलता है तो वो इट मीन्स कि वो आर्गूमेंट जो होते हैं वो वैलिड होते हैं। तो इसका हम कहते हैं मॉडस पोनेन। तो किसी भी आर्गूमेंट को वैलिड चेक करने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ अभी फ़िलहाल ये करना है कि उसको मॉडस पोनेन फॉर्म में बनाना है। अगर वो मॉडस पोनेन फॉर्म में बन जाती है तो वो आर्गूमेंट वैलिड हो जाएगा। अ प्रोपोजिशनल आर्गूमेंट यूजिंग मॉडस पोनेन इज सेड टू बी डिडक्टिव। ये जो मॉडस पोनेन रूल के मुताबिक जो आर्गूमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिडक्टिव कहते हैं, ठीक है जी। डिटेक्टिव भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये DGP होता है बेसिकली, इसमें जर्नल टू पर्टिकुलर की तरफ हम मूव कर होते हैं, तो ये डिडक्टिव आर्गूमेंट होता है, इसे हम कहते हैं मॉडस पोनेन। इसी तरीके से जो सेकंड फॉर्म होती है रूल ऑफ इन्फेरेंसेस में उसे हम कहते हैं मॉडस टोलन। ये दो फॉर्म सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो इसलिए इन दोनों फॉर्म्स को तो आपने अच्छे तरीके से जहन में बिठा लेना है।
जो सेकंड फॉर्म है उसे हम कहते हैं मॉडस टॉलेंस। मॉडस टॉलेंस इन लैटिन मीनिंग मेथड ऑफ डिनाइंग द कंक्लूजन इज डिनायल, तो जिसका कंक्लूजन है उसको हम डिनाई कर रहे होते हैं। इसकी जो फॉर्म होती है वो होती है P इम्प्लाइज Q, इसमें हम Q को निगेट कर रहे होते हैं और निगेशन P हमारे पास रिजल्ट आता है। तो चूँकि हमारे पास जो कंक्लूजन है वो जो है वो डिनाई कर रहा है, इसलिए इस रूल को हम कहते हैं मॉडस टॉलेंस। अच्छा, इसकी एक और फॉर्म भी हो सकती है, अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल ये लग रहा है तो आप याद रखें कि अगर ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट की अगर कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखें तो वो बनेगी निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P, और आपके पास निगेशन Q तो ऑलरेडी एक और प्रेमिसेस मौजूद है, तो इसको इस तरह भी समझा सकता है कि जो निगेशन P है वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट यानी कंक्लूजन आपके पास होगा। तो ये जो फॉर्म है ये फॉर्म कहलाती है मॉडस टॉलेंस फॉर्म। और इसकी ट्यूटोलॉजी क्या होती है? अगेन ट्यूटोलॉजी लिखना बहुत आसान है कि आपने ये जो दो प्रेमिसेस हैं इनको एंड ऑपरेटर से कनेक्ट कर दें। निगेशन Q को एंड से P इम्प्लाइज Q एंड से कनेक्ट कर दिया, और ये है बेसिकली इसका कंक्लूजन। तो कंक्लूजन के लिए इम्प्लाइज किया और यहाँ पर बन गया आपके पास निगेशन P। तो यहाँ से आंसर ट्यूटोलॉजी जनरेट होता है हमेशा। तो ये बहुत ही फेमस किस्म की कुछ फॉर्म्स हैं, तो इसलिए आपको इसको एज इट इज़ ही याद रखना होगा कि जैसे ही आपका आंसर ट्यूटोलॉजी जनरेट हो जाता है या आप ये फॉर्म बना लेते हैं तो इट मीन्स कि आर्गूमेंट आपका ऑटोमेटिकली वैलिड हो जाता है। चलिए जी, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में आपसे कहते हैं कि इफ़ ज़्यूस इज़ अ ह्यूमन देन ज़्यूस इज़ मॉर्टल। कहते हैं कि ज़्यूस अगर ह्यूमन है देन ज़्यूस मॉर्टल होगा। फिर आपसे कहते हैं कि ज़्यूस इज़ नॉट ह्यूमन। जो सेकंड प्रेमिसेस आपके पास जो आर्गूमेंट में जो स्टेटमेंट का आर्गूमेंट का जो स्टेटमेंट है उसका सेकंड पार्ट है वो कहते हैं कि ज़्यूस इज़ नॉट ह्यूमन। तो कॉमन सेंस है कि आप इसे क्या कंक्लूजन निकालेंगे? ज़्यूस इज़ नॉट मॉर्टल। ठीक है जी। तो अगर आप नोट करें कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आप नोट करें कि मैं सपोज़ कर लूँ कि ये जो प्रोपोजिशन है ज़्यूस इज़ ह्यूमन, इसे P सपोज़ कर लूँ, देन ज़्यूस इज़ मॉर्टल इसे Q सपोज़ कर लूँ, तो बेसिकली इफ़ और देन जो है वो P इम्प्लाइज़ Q बन जाएगा। ये इम्प्लाइज़ है P इम्प्लाइज़ Q। अगर मैं इसको जो है वो क्या सपोज़ कर लूँ P, और अगर मैं इस प्रोपोजिशन को क्या सपोज़ कर लूँ Q, तो बेसिकली ये P इम्प्लाइज़ Q वाली फॉर्म में। फिर आपसे कहते हैं ज़्यूस इज़ नॉट मॉर्टल। नॉट मॉर्टल का मतलब है कि ये जो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली Q को निगेट कर रहे हैं। तो अगर हम Q को निगेट कर रहे हैं तो आंसर क्या निकलता है? ज़्यूस इज़ नॉट ह्यूमन। तो P क्या है आपके पास? ज़्यूस इज़ ह्यूमन। तो इसका निगेट कर लें तो ये बन जाएगा P। तो ये जो रूल मैंने आपके लिए लिखा है इस रूल को हम कहते हैं मॉडस टॉलेंस। एन इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ द मॉडस टॉलेंस यूजेस प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। इट गोज़ लाइक, ये बेसिकली प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन भी कहलाता है। ठीक है जी। अब ये कैसे? इस तरह कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि इफ़ ज़्यूस इज़ अ ह्यूमन देन ज़्यूस इज़ अ मॉर्टल, देन ज़्यूस इज़ नॉट ह्यूमन नॉट मॉर्टल, तो मस्ट ज़्यूस नेसेसरली भी नॉन ह्यूमन। तो हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास जो है वो एक क्या होता है, एक मेथड ऑफ कंट्रोडक्शन भी होता है। अगर नई बात समझ आए तो एक दफ़ा और मैं पढ़ देता हूँ। इफ़ ज़्यूस इज़ ह्यूमन देन ज़्यूस इज़ मॉर्टल, तो हम इसको कंट्रोडक्ट कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि ज़्यूस इज़ नॉट मॉर्टल नहीं है। तो ज़्यूस इज़ नॉट मॉर्टल, तो इट मीन्स क्या होगा कि ज़्यूस नेसेसरली भी नॉन ह्यूमन। तो ज़्यूस जो है वो आपके पास ह्यूमन नहीं बट वो नॉन ह्यूमन होगा। तो इस तरीके से आप इसको मेथड ऑफ कंट्रोडिक्शन कहते हैं, और मेथड ऑफ कंट्रोडिक्शन भी मॉडस टॉलेंस को लिख सकते हैं। कॉग्निटिव साइंसेस की रिसर्च ये रिप्रेजेंट करती है कि मॉडस पोनेंस जो है वो ऑलमोस्ट लोगों के समझ आता है, जबकि मॉडस टॉलेंस जो है वो उसको समझना थोड़ा सा लोगों के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि ये बेसिकली रूल ऑफ कंट्रोडक्शन होते हैं। एक और एग्जाम्पल है जिसमें आपने रिकग्नाइज करना है कि मैं इन दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर से मॉडस पोनेंस कौन सा कह रहा हूँ और मॉडस टॉलेंस कौन सा कह रहा हूँ। इफ़ देयर आर मोर पिजन देन देयर आर पिजन्स होल देन एटलीस्ट 2 पिजन रोस्ट इन दी सेम होल। तो अब आप मुझे बताएं कि ये जो रूल है, ये रूल आपके पास मॉडस पोनेंस होगा या ये जो रूल है आपके पास ये रूल मॉडस टॉलेंस होगा। तो थोड़ा सा आपने इसको सोचना है, वीडियो को यहीं पर आपने पॉज करना है और मुझे आपने इसका रिज़ल्ट बताना है कि इसका क्या रिज़ल्ट होगा आपके पास। जी जनाब, थोड़ा सा सोचें और मुझे बताएं कि क्या होगा इसका रिज़ल्ट। और तो ये जो रूल है आपके पास, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये जो रूल है ये बन जाएगा आपके पास क्या बन जाएगा? ये ऑफ कोर्स मॉडस पोनेंस बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक प्रोपोजिशन हम P ये सपोज़ कर लें, मिसाल के तौर पर ये जो है इफ़ देयर आर मोर पिजन्स, इफ़ देयर आर मोर पिजन्स हम P सपोज़ कर लें, देन देयर आर पिजन्स होज एटलीस्ट टू पिजन इन द सेम हो। और इसको हम यूँ सपोज़ कर लें मोर पिजन्स, ये देन देयर आर पिजन्स होज,
तो ये जो है देन के बाद जो स्टेटमेंट है एटलीस्ट 2 पिजन रोस्ट इन द सेम होल, ये बन जाएगा आपके पास क्यू। तो आपके पास पी भी मौजूद है और आपके पास जो है वो क्यू भी है आपके पास। तो आप तो ये आपके पास है। तो आपसे मॉडस स्पॉनन रूल क्या बनेगा, देयर आर मोर पिजन देन देयर आर पिजन सोल्स। ठीक है जी, ये बन गया। तो इसमें क्या बनेगा, एटलीस्ट 2 पिजन रोस्ट इन द सेम होल्स। तो एटलीस्ट 2 पिजन सेम रोस्ट इन द सेम होल्स, ये आपका आ जाएगा कंक्लूजन। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा आपका कंक्लूजन। और चूंकि कंक्लूजन एक अफर्मेटिव है तो हम ये कह सकते हैं कि ये रूल क्या होगा, आपके पास मॉडस स्पॉनन होगा। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। इसी तरीके से मॉडस टॉलन एच जी, ये एक एग्जांपल है। वो कहते हैं कि इफ़ 870232 इज़ डिविजिबल बाय 6 दैन इट इज़ डिविजिबल बाय 3। अब मैं अगर आपसे कहता हूँ, दूसरी प्रोपोजिशन है कि दिस नंबर 870223 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, तो आप यकीनन ये कहेंगे कि दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो ये रूल कहलाता है मॉडस टॉलन। इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सेकंड स्टेटमेंट अगर निगेट कर आप उसको प्रेमिसेस बना लेते हैं, यानी आपके पास जो सेकंड स्टेटमेंट है उसकी निगेशन आपका सेकंड प्रेमिसेस है या माइनर प्रेमिसेस है, तो याद रखिए कि मेजर और माइनर प्रेमिसेस को जब आप कंबाइन करेंगे तो उससे कंक्लूजन ये निकलेगा, जो फर्स्ट प्रेमिसेस है वो निगेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इस रूल को हम कहते हैं मॉडस टॉलन। राइट, तो आपको उम्मीद है कि ये दोनों एग्जाम्पल्स अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो मॉडस स्पॉनन हमने रूल पढ़ा और मॉडस टॉलन। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है उसे हम कहते हैं हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। तो हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म क्या होता है कि इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि इफ़ इट रेन। अब ये जो नाम है, ये नाम बेसिकली बहुत ही मीनिंगफुल नेम है जो इन एग्जांपल से रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं। कहते हैं कि इफ़ इट रेन्स टुडे देन वी विल नॉट हैव अ बारबेक्यू टुडे। अगर बारिश होती है तब हम बारबेक्यू नहीं करेंगे। फिर सेकंड प्रेमिसेस है इफ़ वी डोंट हैव अ बारबेक्यू टुडे देन वी विल हैव अ बारबेक्यू टुमारो। अगर हम आज बारबेक्यू नहीं करते हैं तो इट मीन्स हम कल बारबेक्यू करेंगे। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला देयरफॉर इफ़ इट इज़ रेन टुडे, अगर आज बारिश होती है देन वी विल हैव अ बारबेक्यू टुमारो, तब हम जो है वो बारबेक्यू करेंगे, लेकिन टुमारो परसों हम बारबेक्यू पार्टी करेंगे। ठीक है जी। तो इन दो प्रेमिसेस को पढ़ने के बाद उम्मीद है कि आप ऑटोमेटिकली इस कंक्लूजन को खुद से लिख सकेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल है, आप ये कंक्लूजन लिख लेंगे। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर सपोज़ कीजिए कि मैं सपोज़ कर रहा हूँ, क्या सपोज़ कर रहा हूँ, मैंने पी सपोज़ कर लिया एक प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट, इट इज़ रेनिंग टुडे। ठीक है जी। क्यू सपोज़ कर लिया, वी विल नॉट हैव अ बारबेक्यू टुडे। ठीक है जी, जो सेंटेंसेस आपके पास मौजूद है उन सेंटेंसेस को इस तरह लिख सकते हो आप। और आर आप सपोज़ कर लें, वी विल हैव अ बारबेक्यू टुमारो। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट सेंटेंसेस मौजूद थे, उन तीनों सेंटेंसेस को, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को मैंने प्रोपोजिशन पी, क्यू और आर में चेंज कर दिया। अगर आप नोट करें तो फर्स्ट प्रोपोजिशन अब आपके पास क्या है, कहते हैं कि इफ़ इट इज़ रेन टुडे देन वी विल नॉट हैव अ बारबेक्यू टुडे। तो पहले में रेन की बात की गई है, दूसरे में कहते हैं वी विल नॉट हैव अ बारबेक्यू टुडे, और ये इफ़ देन की कंडीशन से कनेक्टेड है, तो ये बन जाएगा पी इम्प्लाइज क्यू। ठीक है जी। इसी तरीके से सेकंड आपके पास क्या है, सेकंड भी आपके पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ़ वी डोंट हैव अ बारबेक्यू टुडे देन वी विल हैव अ बारबेक्यू टुमारो। तो ये बन जाएगा आपके पास क्यू इम्प्लाइज आर। ठीक है जी। और कंक्लूजन आपके पास क्या है कि देयरफॉर इफ़ इट इज़ रेन टुडे देन वी विल हैव अ बारबेक्यू टुमारो। तो इट मीन्स कि ये जो थर्ड है आपके पास इन प्रोपोजिशन के अकॉर्डिंग किस में चेंज हो जाएगा, कंक्लूजन पी इम्प्लाइज आर। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसकी ट्यूटोलॉजी क्या होगी, तो ऑफ कोर्स के जितने भी प्रेमिसेस आपके पास गिवन हैं उन प्रेमिसेस को आप ट्रुथ टेबल से चेक भी कर सकते हैं, और उसकी ट्यूटोलॉजी तो ऑफ कोर्स ये चीज़ बताती है कि इसका रिजल्ट जो है वो ट्यूटोलॉजी के इक्वल है। तो आप इसको बाकायदा ट्रुथ टेबल से चेक कर सकते हैं, खुद ट्राई कीजिएगा, इसका ट्रुथ टेबल बनाइएगा, इसका ट्रुथ टेबल बनाइएगा, इनसे क्रिटिकल लॉज निकालिएगा और चेक कीजिएगा कि पी इम्प्लाइज के ट्रुथ टेबल में उनकी क्रिटिकल लॉज के ऊपर जो है वो आंसर ट्रू आता है या नहीं आता। तो आप चेक कीजिएगा, ये ट्रू होगा। और ये बन गई इसकी ट्यूटोलॉजी। ये जितने भी प्रेमिसेस गिवन हैं उनको एंड ऑपरेटर से कनेक्ट कर दें, और चूँकि ये कंक्लूजन है तो ये इम्प्लाइज हो जाएगा पी इम्प्लाइज क्यू कर। तो इस तरह के आर्गुमेंट को हम कहते हैं हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, यानी जहाँ पर पी इम्प्लाइज क्यू लिखा हो, जहाँ पर क्यू इम्प्लाइज आर हो, तो ऑफ कोर्स इसका जो फाइनल कंक्लूजन होता है वो पी इम्प्लाइज आर होता है। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये जो आपके पास रूल है हम कहते हैं हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान में रखना है। अच्छा जी, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है, वो कहते हैं कि पी जो है आपके पास वो कहते हैं इट स्नो, क्यू जो है वो कहते हैं कि आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ, और आर आपसे कहते हैं कि आई विल गेट एन ए। तो आप मुझे बताएं कि इसको आप हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि पी इम्प्लाइज क्यू करना होता है, तो कहते हैं इफ़ इट इज़ स्ने देन आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ,
देन Q इम्प्लाइज R करना होता है इफ़ आई स्टडी डिस्क्रीट मैथ देन आई विल गेट A। ठीक है जी। तो कंक्लूजन क्या बनेगा? कंक्लूजन बनेगा इफ़ इट इज़ स्नो देन आई विल गेट A। तो मुझे A ग्रेड मिल जाएगा। तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, राइट। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल रूल की तरफ चलते हैं। उस रूल का नाम है, इसको हम कहते हैं डिसजंक्शन सिलोगिज्म। ठीक है, डिसजंक्शन में यकीनन आपको जैसे ही मैंने वर्ड डिसजंक्शन बोला होगा आपके जहन में और का कनेक्टर्स आ गया होगा। तो ये जो और का कनेक्टर है बिल्कुल ठीक आपके जहन में आया, ये और से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज़ कीजिए कि P है आपके पास आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ और Q है आपके पास आई विल स्टडी इंग्लिश। तो आप इसमें डिसजंक्शन सिलोगिज्म कैसे अप्लाई करेंगे? आप इसको लिखेंगे कि इफ़ आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ और आई विल स्टडी इंग्लिश। ठीक है जी। तो ऑफ कोर्स दोनों चीज़ें तो एक साथ पढ़ी भी नहीं जा सकती हैं। आप क्या करेंगे? या तो दोनों चीज़ें एक साथ पढ़ेंगे या दोनों में से कोई एक बुक आप जो है वो एक साथ पढ़ेंगे। तो फिर वो आपसे कहते हैं कि आई विल नॉट स्टडी डिस्क्रीट मैथ, आई विल नॉट स्टडी डिस्क्रीट मैथ। तो अगर डिस्क्रीट मैथ नहीं पढ़ूंगा तो इसमें क्या होगा कि आई विल स्टडी इंग्लिश। तो अगर डिस्क्रीट मैथ ना पढ़े तो क्या होगा? इंग्लिश। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है डिस्क्रीट मैथ का और एक ऑप्शन है इंग्लिश का, और आप कह रहे हैं कि आप डिस्क्रीट मैथ नहीं पढ़ रहे हैं। तो भाई कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ही निकला कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि P और Q निगेशन P, जब P को निगेट किया जाता है तो जो Q है वो आपका फाइनल रिजल्ट बन जाता है। ठीक है जी। तो P और Q, तो P और Q के अंदर से अगर आप P को निगेट करेंगे तो Q इसका आंसर बन जाएगा और Q को निगेट करेंगे तो P इसका रिजल्ट बन जाएगा। अब मुझे बताएं कि इसकी ट्यूटोलॉजी कैसे लिखने वाले हैं। इसकी ट्यूटोलॉजी P और Q एंड निगेशन P आपने लिख दिया और इम्प्लाइज कर दिया Q के लिए, तो ये बन जाएगी इसकी ट्यूटोलॉजी। इसे कहते हैं डिसजंक्शन सिलोजिज्म। अच्छा जी, जो नेक्स्ट हमारे पास रूल है उसे हम कहते हैं एडिशन। एडिशन में एक एग्जांपल से समझते हैं। कहते हैं P आपके पास एक प्रेमिसेस 1 गिवन है जिसमें आपसे कहते हैं कि आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ और आई विल विजिट टू इस्लामाबाद। ये आपके पास है सेकंड प्रेमिसेस Q। ठीक है जी। तो क्या होगा? आप ये कहेंगे कि आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ, आई विल स्टडी डिस्क्रीट, यानी ये आपके पास जो है वो आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो आप डिस्क्रीट मैथ स्टडी करेंगे या आप जो है वो इस्लामाबाद का विज़िट करेंगे। तो आप कहते हैं कि आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ, देयरफॉर अगर वो डिस्क्रीट मैथ स्टडी कर रहा है, देयरफॉर आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ और आई विल विजिट टू इस्लामाबाद। तो या तो मैं डिस्क्रीट मैथ स्टडी करूँगा या इस्लामाबाद को स्टडी करूँगा, इस्लामाबाद को विज़िट करूँगा। तो ये जो आपके पास प्रोपोजिशन है ये है प्रोपोजिशन P, और ये जो आपके पास कंक्लूजन है ये कंक्लूजन है P और Q। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि इस तरह की चीज़ चांसेस भी हो सकते हैं। जब आप इसकी टिटोलॉजी बनाएंगे तो इसकी टिटोलॉजी बनेगी P इम्प्लाइज P और Q, P इम्प्लाइज P और Q। तो ये बन जाएगी बेसिक इसकी टिटोलॉजी। इसी तरीके से दो और हैं हमारे पास। एक का नाम है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में आपसे एक एग्जांपल में कहते हैं कि आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ और Q आपसे कहते हैं कि आई विल स्टडी इंग्लिश। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है कि आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ एंड इंग्लिश, देयरफॉर आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ। आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ एंड इंग्लिश, नॉर्मली ये होता है कि जो बात पहली कही जाती है आप उसी पर कायम रहते हो, देयरफॉर आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ। तो P एंड Q जो आपके पास फर्स्ट प्रोपोजिशन है और जो आपके पास कंक्लूजन निकलेगा इस फर्स्ट प्रोपोजिशन का, वो निकलेगा आपके पास देयरफॉर P, देयरफॉर आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ। ठीक है जी। तो ये आप यूँ समझ लें कि एक सेलेक्टेड रूल्स हैं आपके पास, कुछ नया नहीं बनाना आपने, जो रूल्स हैं आपने उन्हीं को फॉलो करना है। तो ये बन जाएगा आपके पास P एंड Q इम्प्लाइज P, और ये है आपके पास ट्यूटोलॉजी। ठीक है जी। ये ट्यूटोलॉजी जनरेट करेगा और इसको आप ट्रूथ टेबल के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट आपके पास रूल ऑफ इन्फेरेंसेस है उसका नाम है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपसे कहते हैं कि कंजक्शन में आपसे कहते हैं कि आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ और आई विल स्टडी इंग्लिश। तो जब आप इसको कंजक्शन का अप्लाई करेंगे, कंजक्शन का मतलब है एंड ऑपरेटर लगाएंगे, तो ये बन जाएगा आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ एंड आई विल स्टडी इंग्लिश। ठीक है जी। और आप इसको किस तरह लिख सकते हैं? आपके पास आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ, आई विल स्टडी इंग्लिश को तो P भी है और Q भी है, और कंक्लूजन आपके पास क्या निकला? आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ एंड Q एंड इंग्लिश। ठीक है। और ट्यूटोलॉजी क्या बनेगी? ये देखिए मैंने इसकी ट्यूटोलॉजी लिख दी है। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे तो पॉइंट हमारा और अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि ये चीज़ें यूज़ कहाँ पर होनी है। अब जो आखिरी आपके पास जो रूल है उस रूल को आप क्या कहते हैं? उस रूल को आप कहते हैं रेजोल्यूशन।
अब रेजोल्यूशन में फिर अगेन एक एग्जांपल देते हैं कि आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ, आई विल स्टडी इंग्लिश, आई विल स्टडी डेटाबेस। तो रेजोल्यूशन में क्या होता है, वो आपसे कहते हैं कि पहले इन दोनों को आप मिलाते हैं, आप कहते हैं कि आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ और इंग्लिश। फिर सेकंड प्रोपोजिशन, सेकंड प्रेमिसेस है आपके पास, आई विल नॉट स्टडी इंग्लिश और आई विल स्टडी डेटाबेस। तो कंक्लूजन निकलेगा आई विल स्टडी डेटाबेस और आई विल स्टडी इंग्लिश। ठीक है जी। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये किस तरीक़े से कन्वर्ट होगा। तो ज़रा जल्दी से हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ऑफ कोर्स बहुत ईजी है इसको कन्वर्ट करना। पी और क्यू निगेशन पी और आर, तो आंसर आ जाएगा क्यू और आर। और इसकी टोटोलॉजी फॉर्म करने के लिए इन दोनों रिजल्ट्स को जो है एंड के साथ कनेक्ट कर दें, इसका आंसर ऑटोमेटिकली इसकी टोटोलॉजी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट रेजोल्यूशन के बाद है वो आपके पास बस यहीं तक था, रेजोल्यूशन तक था। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फर्दर कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ रूल ऑफ इन्फेरेंसेस की सीखी हैं, ज़रा जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। जो पहली प्रॉपर्टी हमने सीखी उसको हम कहते हैं मॉडस पोनेंस, सेकंड सीखी उसको हम कहते हैं मॉडस टॉलन, थर्ड हमने सीखी उसको हम कहते हैं हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, और जो फोर्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी उसको कहते हैं डिसजंक्शन सिलोजिज्म, और जो सेवन्थ एग्जाम्पल है वो एडिशन, और जो लास्ट एग्जाम्पल है आपके पास वो एग्जाम्पल कहलाती है सिंप्लीफिकेशन। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर सिंप्लीफिकेशन, और फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कंजक्शन, और फिर सबसे आखिर में हमने डिस्कस किया है रेजोल्यूशन। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इन केस अगर किसी किस्म की कोई भी क्वेरी होती हो तो मुझसे ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।